हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो लेक्चर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने कुछ बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 को। देखो, कुछ लेक्चर जो पहले हमने पढ़ रखा है उसको जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा जल्दी। तो कल के लेक्चर में हमने किस चीज़ की बात की थी? हमने मृदा शब्द की परिभाषाएं पढ़ी थी, मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और मृदा की हमने विभिन्न शाखाओं के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। और मृदा एक प्राकृतिक पिंड कैसे है इसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। तो मृदा एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से? सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फर्श या फ्लोर, ठीक है। दूसरी हमने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, एक जॉफे एवं मार्वर्ड द्वारा और एक बकमैन एवं ब्रेडी द्वारा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर मृदा के जन्म, निर्माण, वितरण से संबंधित बातों का अध्ययन होगा तो वो किस में होगा? पेडोलॉजी में होगा। और जब मृदा का अध्ययन पादप समुदाय की दृष्टिकोण से किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मृदा शास्त्र बोलेंगे। और इसके बाद हमने मृदा एक प्राकृतिक पिंड कैसे है इसके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। आज जिस हेडिंग की तरफ हम चल रहे हैं वो है मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम, ठीक है। देखो, मृदा से पादप वृद्धि किस किस तरीके से होती है और पौधों की वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक काम में आते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः कितने कारक काम में आते हैं? 3 कारक। पहला हो गया आपका जलवायु कारक, दूसरा हो गया आपका जीवीय कारक और तीसरा हो गया आपका मृदीय कारक, ठीक है। तो कितने कारक काम में आते हैं? 3 कारक काम में आते हैं। अब अपन यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मृदा की। तो जो हमारे लिए जो ये तीसरा कारक है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन सा कारक? मृदीय कारक, ठीक है। देखो, तो मृदीय वर्ग में मृदा के सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण तथा मृदा में होने वाले सभी प्रक्रम जो मृदा की पौधों को खनिज तत्व एवं जल प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं सम्मिलित हैं, ठीक है। तो वो सारे कैरेक्टर इसमें सम्मिलित हैं जो मृदा के सभी भौतिक गुण, जैविक गुण और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और ये सभी तत्व मृदा में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता और मृदा में जल प्रदान करने की क्षमता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो मृदा या मैं बोलूं जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं? तो हम उसको किस में रखेंगे? आवश्यक खाद्य तत्व, जो हमारी पहली हेडिंग है। देखो, आवश्यक खाद्य तत्व। अब आपको 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधे हेतु आवश्यक खाद्य तत्व कौन कौन से हैं? किन्हीं 4 का नाम लिखिए। तो आपको खाद्य तत्व के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से होंगे? देखो, कौन कौन से हो गए पोषक तत्व जो आवश्यक हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, गंधक हो गया। ये सारे जो तत्व हैं वो किस में आते हैं? आवश्यक खाद्य तत्व में। अब आप 2 काम कर सकते हो यहाँ पे, या तो आप इनका क्या लिख सकते हो? हिंदी में नाम लिख सकते हो, या आप इनके प्रतीक भी लिख सकते हो। लेकिन जब आपको प्रतीक बिल्कुल 100% आप क्लियर हो तभी आप प्रतीक लिखोगे, अन्यथा आप नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर कार्बन की बात करूं तो प्रतीक हो गया C, नाइट्रोजन की बात करें तो प्रतीक हो गया N, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया? H, लोहे के लिए क्या हो गया? Fe, लोहे के लिए क्या हो गया? Fe। और अगर मैं किसकी बात करूं? गंधक की, तो गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। पोटेशियम का क्या आता है? पोटेशियम का आता है K। फॉस्फोरस का क्या हो गया? फॉस्फोरस का हो गया P। तो ये सारे क्या हो गए आपके? तत्वों के प्रतीक। तो अगर आपको तत्वों के प्रतीक बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तब आप प्रतीक लिख सकते हो, अन्यथा आप सभी नामों का प्रयोग करोगे, आप हिंदी में उनके नाम लिखोगे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं हम? मृदा से पौधों को फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, लोहा, बोरोन, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम और क्लोरीन इत्यादि पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? पौधे को मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। मिट्टी ही क्या करती है? पोषक तत्वों को जड़ों तक पहुंचाती है और वो जड़ों के माध्यम से, कोशिकाओं के माध्यम से क्या होता है? पूरे पेड़ में, पूरे पौधे में वो क्या होते रहते हैं? वितरित होते रहते हैं, ठीक है। आगे देखो, नाइट्रोजन मृदा तथा हवा दोनों से मिलती है। अब नाइट्रोजन किससे मिल सकती है? मृदा से भी मिल सकती है और हवा से भी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 99% जो पौधे हैं वो जो नाइट्रोजन का उपयोग है वो किससे करते हैं? मृदा से करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का डायरेक्ट पौधे, अधिकांश पौधे उपयोग में नहीं कर पाते। तभी आपने एक प्रक्रम पढ़ा होगा, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमिगत करके पौधे के लिए उपयोगी बनाना, उसी को हम क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण
प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल की नाइट्रोजन का डायरेक्ट जो उपयोग है वो बहुत ही कम पौधे कर पाते हैं, इस वजह से हम नाइट्रीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, और आगे क्या लिखा है हमने, वायु एवं जल से पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वायु में क्या है CO2, तो CO2 का प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं पौधे, भोजन बनाने में उपयोग करते हैं, तो इस तरीके से कार्बन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है और हाइड्रोजन भी मिल जाती है। ठीक है, भोजन बनाते हैं तो भोजन के तौर पर क्या बनाते हैं, शर्करा। अब शर्करा में 3 तत्व आते हैं, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, मैनोज हो, कोई सी भी शर्करा हो। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा टॉपिक, जल। ठीक है, जल क्या है, एक नितांत आवश्यक अभिकर्मक है, या मैं बोलूं नितांत आवश्यक घटक है, जिसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। अब होता क्या है, पानी क्या करता है, पानी जितने भी पोषक तत्व हैं उनको क्या करता है, घोलता है, घोलकर क्या बनाता है, मृदा विलयन। एक क्या बना लिया, मृदा विलयन। अब पानी में वो पोषक तत्व घुल चुके हैं, अब उन पोषक तत्वों को कौन ग्रहण करेगा, पौधे की जड़ें, और वो पौधे की जड़ें ग्रहण करके उसको पौधे के समस्त भागों तक पहुंचाएंगी। ठीक है, देखो एक छोटा सा हम डायग्राम लेते हैं, ये मान के चलो हमारा है पेड़, ठीक है, पौधा हो गया, ये इसकी जड़ें हैं, तो ये जड़ें क्या करेंगी भाई, ये ऐसा तो है नहीं कि सीधी वायुमंडल से इसने पोषक तत्व ग्रहण कर लिए। हमने मिट्टी के अंदर क्या डाला, ये मान के चलो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हमने क्या डाला, पोषक तत्व और पानी। तो पानी क्या करेगा, इस पोषक तत्वों को घोल लेगा अपने में, क्योंकि पानी कैसा होता है, सबसे अच्छा विलायक होता है। पानी क्या कर लेगा, सबको घोल लेगा, और घोलने के बाद पोषक तत्वों को किसको अवेलेबल करवाएगा, जड़ों को अवेलेबल करवाएगा, और जड़ें इसके माध्यम से पोषक तत्वों को कहाँ तक पहुंचाएंगी, पौधे के संपूर्ण भाग तक। आगे बात समझ में, जैसे पानी है तो पानी में ही क्यों लेते हैं अपन, क्योंकि पानी एक सार्वत्रिक विलायक है, मतलब किसी को भी आसानी से घोलने की क्षमता कौन रखता है, पानी। इस वजह से हम पानी को किस रूप में लेते हैं, सार्वत्रिक विलायक के तौर पर लेते हैं, क्योंकि पानी सभी पोषक तत्वों को, अधिकांश पोषक तत्वों को बड़ी आसानी से घोल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, आगे देखो, यह क्रिया धीमी पड़ जाती है अगर जल का अभाव हो। अगर जल अच्छी मात्रा में नहीं है तो यह क्रिया धीमी पड़ जाएगी। कोशिका का विभाजन, कोशिका का विस्तार, ये भी कैसा पड़ जाएगा, धीमे पड़ जाएगा। कुल मिला के पौधे की वृद्धि कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी। उसकी पत्तियां कैसी पड़ जाएंगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, जल एक अच्छा विलायक है और पोषक तत्वों को घोल लेता है। वही बात आ गई कि जल क्या है, अच्छा विलायक, भाई सारे पोषक तत्वों को अपने आप में क्या कर लेता है, घोल लेता है। आगे पढ़ो, तथा स्वयं भी पौधे के लिए पोषक तत्व का कार्य करता। जल खुद भी किसका काम करता है भाई, पोषक तत्व का काम करता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भाई पानी किससे मिलकर बनता है, H2O। पानी का अगर हम अणुसूत्र लिखें तो क्या होता है, H2O, यानी 2 तो हाइड्रोजन के हैं इसमें परमाणु और 1 ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति भी कौन कर देता है, पानी कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा ताप एवं मृदा वायु भी जल के द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखो भाई, ये मिट्टी हो गई आपकी। अब मिट्टी, एक सेकेंड को, हाँ देखो, ये आपके पास हो गई मान के चलो मृदा की परत। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, ये मृदा की परत हो गई। ठीक है, अब सूरज की गर्मी का क्या करेगा, मिट्टी क्या करेगी, सूरज की गर्मी को अवशोषित करेगी और अपना टेम्परेचर बनाए रखेगी। ये सूरज की गर्मी आई और मिट्टी ने क्या किया, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, तापमान को क्या किया, अवशोषित किया। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलो अपन ने क्या डाल दिया, पानी। तो इस पानी के द्वारा क्या हो गया, ये टेम्परेचर कैसा होगा, नियंत्रित। भाई पानी डालोगे तो ऊष्मा कैसी हो जाएगी, मिट्टी की कम हो जाएगी ना। जो गर्म मिट्टी थी वो पहले कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी जो पानी है वो किसको निर्धारित करता है, मृदा की ऊष्मा को निर्धारित करता है, मृदा के टेम्परेचर को निर्धारित करता है। दूसरी बात हमने क्या बोली कि मृदा जल को भी निर्धारित, मृदा वायु को भी निर्धारित करता है। तो देखो आपको इसको भी क्लियर करवाता हूँ, मृदा वायु को कैसे निर्धारित करेगा। आप सबको पता है कि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। 9वीं 10वीं क्लास में हमने एक प्रयोग भी किया था। हमने क्या किया था, एक ग्लास लिया था और उस ग्लास में हमने क्या डाला था, एक मिट्टी का डेला डाल दिया था और हमने उसमें क्या भर दिया था, पानी। तो हमने देखा जैसे ही पानी भरे हुए ग्लास में हमने क्या डाला, मिट्टी का डेला डाला, तो यहाँ से बुलबुले के तौर पर क्या निकली, वायु निकली। इससे हमको पता चला कि मिट्टी के अंदर क्या होती है भाई, वायु उपस्थित होती है। ठीक है, तो अब जब मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा पहुँच जाएगा तो जो सारी जो वायु है वो बुलबुले के तौर पर क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी भाई।
अरे ज़्यादा अगर पानी पहुंच गया तो जितनी भी मृदा में जो वायु की मात्रा है वो बुलबुले के तौर पर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। कहने का मतलब जो पानी है वो किस किस को निर्धारित करता है, मृदा के टेम्परेचर को भी निर्धारित करता है और मृदा की वायु को भी निर्धारित करता है। अगर ज़्यादा पानी पहुंच जाएगा तो जो मृदा में जो वायु की मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी वायु है वो बुलबुले के तौर पर क्या आ जाएगी, मिट्टी से निकल कर बाहर आ जाएगी। इसी वजह से तो अपन कहते हैं कि ज़्यादा पानी भी कैसा है, नुकसानदायक, और कम पानी भी कैसा है, नुकसानदायक। पौधे की वृद्धि के लिए एक फिक्स पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जड़ों के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब मिट्टी के अंदर अगर वायु की मात्रा अच्छी है, मृदा वायु की मात्रा अच्छी है, तो जड़ों को ऑक्सीजन भी अच्छे से पहुंचेगी और पादप की वृद्धि भली प्रकार से हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कुछ संगठन दे रखा है आपको, इसको याद रखना है आपको कि साधारणतः मृदा वायु में 20 से 3% तो क्या होती है, ऑक्सीजन। ये आपको जो यूनिट दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, ये आपको याद रखनी है कि 20 से 3% तो क्या होती है, ऑक्सीजन। आगे नाइट्रोजन कितना दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है 79.01%, ये होती है आपकी नाइट्रोजन की मात्रा। और जो CO2 की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 0.3। याद रखना, CO2 की मात्रा मिट्टी के अंदर कितनी होती है, 0.3। और अगर आपसे वायुमंडल में पूछे कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में मात्रा होती है 0.03। और अगर आपसे मिट्टी के अंदर CO2 की मात्रा पूछे तो मिट्टी के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, कितनी होती है, 0.3। ठीक है, याद रखोगे इस बात को। आगे चलते हैं। आगे देखो, मृदा वायु से उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर पौधे की जड़ों की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती और वहीं पर पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है। ठीक है, समझ गए बात को। आगे की हेडिंग पर चलें, यांत्रिक आधार। अगली हेडिंग क्या है, यांत्रिक आधार। अब देखो, जमीन में जो मिट्टी है वो पौधे को खड़े होने के लिए, उसको तूफानों से बचाने के लिए, उसको बाढ़ के बहाव से बचाने के लिए किसका प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। भाई जमीन में पौधा खड़ा होता है ना, तो वो जितनी उसकी जड़ें गहरी होंगी, भाई पौधे की जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी के अंदर जाती हैं और गहरी होती जाती हैं, फैलती जाती हैं, जिससे उसको क्या है, एक यांत्रिक सहारा मिलता है। पादप को खड़े रहने के लिए एक यांत्रिक सहारा मिलता है। तभी तो क्या होता है कि तेज तेज तूफान आते हैं, नदी आती हैं, बाढ़ आती है, तो उन सभी को वृक्ष एक झेल जाता है। तो किसके सहारे झेल जाता है कि मिट्टी के अंदर जो उसकी जड़ें हैं, वो जो मिट्टी है उसने इसको क्या प्रदान कर रखा है, एक यांत्रिक सहारा प्रदान कर रखा है, खड़े रहने के लिए सहारा प्रदान कर रखा है, जिस वजह से पौधा आसानी से अपना सर्वाइवल कर पाता है। ठीक है, आगे देखो। आगे हमने क्या बोला है कि देखो, जड़ें आसानी से गहराई तक जाती हैं और फैल भी जाती हैं। ये मृदाएं आदर्श होती हैं क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे पवन दृढ़ का मतलब वही आ गया कि तूफान से अपने आप को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। पवन के प्रति कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है, जलाभाव सह, जलाभाव का मतलब जल की जो मात्रा है उसको भी कैसे कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। और अगर जल की कमी है तो भी क्या है, पौधे अपना थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है, वो कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन जिन पौधों की जड़ें गहराइयों तक जाती हैं, तो वो गहराइयों तक जाने वाली जड़ें क्या करती हैं, भूमिगत जल को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। भाई पानी, मिट्टी के नीचे भी क्या है, पानी। तो अगर जड़ें ज़्यादा गहरी पहुंचेंगी, तो ज़्यादा गहरी जड़ें पहुंचेंगी तो वो उस पानी को क्या कर लेंगी, अपने उपयोग में ले लेंगी। इस तरीके से वो हरी रहेंगी। तो जितने भी रेगिस्तान और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बरसात कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों की जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ें कैसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरी, क्योंकि ऊपर से तो बरसात कम पड़ती है, लेकिन वो जो भूमिगत जल है उसका उपयोग करके अपने आप को हरे रखते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे देखो। पौधे की वृद्धि के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक दशाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि यह पौधे द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने, जल अवशोषण करने व जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी दशाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पौधे की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है। भाई मिट्टी ही नहीं होगी तो पौधे का कोई वर्चस्व ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
मृदा के कारण ही पौधा क्या करता है, अपनी वृद्धि करता है, तथा हमको क्या प्राप्त होती है, उपज प्राप्त होती है। और हमारा भी कहीं ना कहीं जीवन किससे जुड़ा हुआ है, मृदा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे की बात करते हैं मृदा अवयव। अब देखो यहाँ सीधा सीधा टॉपिक आपको पूछा जा सकता है कि मृदा अवयव क्या है, बताइए। ठीक है, तो मृदा के जो अवयव हैं वो कितने प्रकार के हैं? मृदा के अवयव हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? खनिज पदार्थ हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, और आगे 2 चलें तो हम एक जल हो गया और मृदा वायु हो गया। ठीक है, एक एक करके करते हैं, पहले आगे आ जाओ, पहले इस पैराग्राफ को थोड़ा सा देखो। तो पैराग्राफ में क्या लिखा है कि मृदा प्रणाली में आवश्यक 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस प्रावस्था में तो आपको पता है मिट्टी का बाहरी आवरण आ गया, जो ठोस अवस्था है उसकी। द्रव अवस्था से किसका तात्पर्य है कि मिट्टी में जो आपने पानी मिला के मृदा का विलयन बनाया है, उसका तात्पर्य किससे है? द्रव प्रावस्था से। और गैस से यहाँ किसका मतलब है? मिट्टी के अंदर जो वायु की मात्रा है, जो बुलबुलों के तौर पर बाहर जाती है, मिट्टी के अंदर जो वायु की मात्रा है, यानी जो मृदा वायु की मात्रा है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ गैसीय प्रावस्था से दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा का आयतन लगभग 50% किससे घिरा हुआ है भाई? ठोस पदार्थों से। यानी जो 50% भाग है मिट्टी का, वो तो किसका है? ठोस का। और बाकी के जो भाग हैं वो कितने हैं? 50% है। तो देखो आगे एक ग्राफ आ रहा है, उस ग्राफ में मैं इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये आ चुका है आपका ग्राफ। देखो क्या शानदार ग्राफ दे रखा है। ठीक है, आपकी बुक में। तो मिट्टी को यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 2 भागों में। एक तो उसका कौन सा हो गया? ठोस भाग हो गया, और एक उसका कौन सा हो गया? रंध्रावकाश हो गया। एक कौन सा हो गया? रंध्रावकाश हो गया। ठीक है, तो मृदा को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो ठोस भाग हो गया आपका, और एक हो गया रंध्रावकाश। ठीक है, रंध्रावकाश में कौन कौन आ गया? मृदा वायु आ गया और मृदा जल आ गया। मृदा वायु का मतलब मृदा वायु आ गई किसमें? आपकी गैस में, और मृदा जल किसमें आ गया? आपका द्रव में। ठीक है, समझा दिया मैंने अभी आपको। और जो ठोस पदार्थ है उसमें जो 50% ठोस पदार्थ है, उसमें से जो 45% है वो तो क्या है? आपका खनिज पदार्थ, और जो बाकी का 5% है वो आपका क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो यानी अगर मैं कहूँ तो मृदा को कितने भागों में बांटा? मृदा को बांटा आपने कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, जिसमें से आपने ठोस प्रावस्था ली, और एक आपने क्या ली? एक सेकेंड, हाँ, एक तो आपने ठोस प्रावस्था ली, और ठोस प्रावस्था में आपके लगभग 50% मृदा का हिस्सा आता है, और रंध्रावकाश लिया जिसमें भी कितना हिस्सा आता है? 50% आता है। ठीक है, ठोस भाग को पुनः कितने भागों में बांटा हमने? 2 भागों में। तो एक हो गया आपका खनिज पदार्थ, और एक हो गया आपका कार्बनिक पदार्थ। तो जो खनिज पदार्थ है वो कितना दे रखा है आपको? साफ साफ देखो यहाँ पर डायग्राम में कितना दे रखा है आपको? 45%। और जो कार्बनिक पदार्थ है वो कितना दे रखा है? 5%। ठीक है, तो ठोस कितना था? 50%। 50 में से 45 तो किसका हो गया? खनिज पदार्थ का, और 5 किसका हो गया? कार्बनिक पदार्थ का। ठीक है, अब खनिज पदार्थ को भी 45 को आगे 2 भागों में बांट दिया, एक क्रिस्टलॉइड और एक कॉलॉइड। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ को भी आगे कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो ह्यूमस, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा हो गया जीवित सूक्ष्म जीव। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, कार्बनिक पदार्थ किसे बोलेंगे? कि पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष, जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष, वो सभी किस में आते हैं भाई? कार्बनिक पदार्थ में आते हैं, जो आगे चल के ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब समझना बात को। अगर आपसे देखो क्वेश्चन पूछे, अब आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको मैं बताऊंगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मृदा में ठोस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप लिखोगे कि मृदा में जो ठोस भाग है वो 50% पाया जाता है। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बने कि मृदा में खनिज पदार्थ कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे कि जो मृदा में खनिज पदार्थ है वो 45% पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे बने कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है, तो आप लिखोगे कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ 5% पाया जाता है। अब देखो, अब क्वेश्चन बदलने वाला हूं मैं, चीजें यही है, क्वेश्चन बदलने वाला हूं। क्वेश्चन को सुनना बड़े ध्यान से। अब मैं बोल रहा हूं कि मृदा के ठोस भाग में खनिज पदार्थ कितनी मात्रा है? मृदा के ठोस पदार्थ में खनिज पदार्थ की कितनी मात्रा है? तो अब देखो, हमने अब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है? ठोस भाग की बात की है। किसकी बात की है? सिर्फ और सिर्फ ठोस की। तो सिर्फ और सिर्फ जब ठोस की बात हो रही है, तो ठोस अब कितना हो चुका है भाई? पूरा का पूरा 100% हो चुका है। इस बात को आप याद रखना। पूरे ठोस की बात कर रहे हैं, तो पूरे ठोस का मतलब 100% अब हमारे पास क्या है? ठोस ही है।
तो ठोस पदार्थ में खनिज पदार्थ कितना हो गया भाई, इसका 50 का दुगना हो गया तो 45 का भी दुगना हो जाएगा कि ठोस पदार्थ में जो खनिज पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है 90%। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मृदा के ठोस भाग में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आप फटाफट बताओ भाई, इसका 50 का दुगना कर दिया, 45 का दुगना कर दिया, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी कितनी हो जाएगी 10%। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सुनो। जब आपसे बोले कि मृदा के ठोस भाग में खनिज पदार्थ कितना है, तो आपका आंसर होगा 90%। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोले कि मृदा में खनिज पदार्थ कितना है, तो आंसर क्या होगा 45%। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछे कि मृदा के ठोस भाग में कार्बनिक पदार्थ कितना प्रतिशत है, आपका आंसर क्या होगा 10%। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितना है, तो आप आंसर दोगे कितना 5%। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। आगे चलें। देखो आगे इसने दो बातें कह रखी हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड क्या है, इन चीजों को समझो। देखो क्रिस्टलॉइड क्या है और कोलॉइड क्या है। कोलॉइड ऐसे होते हैं जो जंतव झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, या मैं बोलूं कि पर्चमेंट झिल्ली में से विसरित ना हो सकते हो, ऐसे कणों को हम क्या बोलते हैं कोलॉइड। और इनका अगर मैं आकार के बारे में चर्चा करूं तो इनका जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। ठीक है, आगे चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको और बता दूंगा इसको। अभी इतना सा याद रखो कि ऐसे कण जो अर्धपारगम झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते उनको हम कोलॉइडी कण बोलते हैं, और जो विसरित हो जाते हैं हम उनको क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब दे दिया इन्होंने कि मृदा में जो जल और वायु का अनुपात है वो कितना है 50-50 अनुपात। भाई जल भी कितना है 25% और वायु भी कितना है 25%, तो दोनों बराबर हो गए ना, बराबर हो गए मतलब 50% तो ये है और 50% ये है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि इन दोनों का अनुपात क्या है 1:1, क्योंकि जितना मृदा वायु है उतना ही क्या है मृदा जल। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है 50-50, 50% तो मृदा जल है और 50% मृदा वायु है। आगे देखो, लेकिन मौसम के चेंज होने के साथ साथ इनका अनुपात भी चेंज होता रहता है, क्योंकि बरसात का मौसम आ जाएगा तो मृदा जल की मात्रा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। तो उस कंडीशन में क्या है अनुपात इनका कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये गोला भी दे रखा है, गोले से भी आप समझ सकते हो कि देखो 45% तो क्या हो गया खनिज पदार्थ, 5% क्या हो गया कार्बनिक पदार्थ, और 25% क्या हो गया मृदा जल और मृदा वायु। ठीक है, ये हो गया मृदा का आयतनात्मक संगठन। अगर एक नंबर में पूछे आपसे, आप गोला बना के आंसर दे सकते हो। अब देखो एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे कि खनिज पदार्थ क्या है, आगे मृदा वायु, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल सबको पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट पर आ जाओ, खनिज पदार्थ। तो देखो मृदा में खनिज पदार्थों का आकार संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। भाई जैसी जनकीय पीढ़ी होगी, जैसे माता पिता होंगे, वही गुण किसमें आते हैं संतान में। ठीक है, तो जिस तरीके के उसके पैतृक पदार्थ होंगे वैसे ही गुण किसमें निकल के आएंगे, खनिज पदार्थों में निकल के आएंगे। ठीक है, आगे देखो, ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। चट्टानों के टूटना, अपक्षय का मतलब क्या होता है नष्ट होना, तो चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठोस भाग के 90% से अधिक। अब बात आ गई वही, मैंने अभी क्या बोला, मृदा के ठोस भाग में खनिज पदार्थ कितना है, तो 45 का दुगना कर दिया आपने, कितना होता है 90। तो देखो वही बात बोल दी कि मृदा के ठोस भाग में 90% या इससे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, मृतिका में इनका अंश पाया जाता है। आगे देखो, ये क्वेश्चन आपका काम का है कि मृदा में बालू एवं सिल्ट अगर अधिक मात्रा में हो तो खनिज कौन कौन से मिलेंगे आपको, क्वार्टज मिलेंगे और फेल्सपार मिलेगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट उठाए कि अगर मृदा में बालू और सिल्ट की अंश की मात्रा अधिक है तो कौन कौन से खनिज प्राप्त होंगे। तो खनिज आपको एक तो क्वार्टज प्राप्त होगा और एक फेल्सपार प्राप्त होगा। ठीक है, आप देखो क्वार्टज और फेल्सपार आपको देखना है तो आप है ना, आपके पास नेट है, आप टाइप कर सकते हो क्वार्टस। तो देखो मिट्टी के अंदर जो चमकने से हीरे जैसे आपको दिखेगा, क्वार्टस कैसा दिखेगा आपको, हीरे जैसा है ना। क्वार्टस का अगर मैं आपको सूत्र बताऊं तो SiO2 होता है। ठीक है, क्या होता है क्वार्टस का फॉर्मूला SiO2। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। ठीक है, मृदा में मृतिका अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती है। तो लास्ट की लाइन भी इसकी इंपॉर्टेंट है कि मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% क्या पाई जाती है, सिलिका,
एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैं आपको साथ के साथ एक बार क्या है लाइन टू लाइन आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी है ना एकदम 100%। आपसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, अगर आपने चैप्टर की एक एक लाइन को अच्छे से स्टडी किया है ना, आपका दिमाग पहले ही चल रहा है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपकी किताब से बाहर आधे नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जो भी आना है वो सारा आपकी किताब से ही आना है। तो आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए कि अगर ये पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ को पढ़कर हम किस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो भी इन्हीं पैराग्राफों में से क्वेश्चन बनाएगा। तो अंदर से जो छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं, उनको अगर आपने लाइन टू लाइन सारी चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे, मैं डेफिनेटली बोलता हूं आपसे हर सवाल आपसे, हर आंसर आपसे क्लिक होगा। ठीक है, देखो आगे की हेडिंग की तरफ चलते हैं। कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थों में हमने पढ़ा है कि कितना होता है भाई, लगभग 5% कार्बनिक पदार्थ होता है मिट्टी में। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है कि जीव जंतु के या पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हो गए। जैसे पेड़ पौधों की जड़ें हो गई, ठीक है, पत्तियां हो गई, उनके तने हो गए, छोटी छोटी टहनियां हो गई, वो भी धीरे धीरे क्या है मिट्टी में मिल जाती हैं सूख के। पेड़ पौधे हो गए, इसके बाद जीव जंतुओं के अवशेष हो गए, मृत शरीर हो गया। मृत शरीर भी क्या होता है, धीरे धीरे उनको कीटाणु जीवाणु खाते हैं और धीरे धीरे मलमूत्र के द्वारा किसमें मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। इसी तरह क्या होता है कि जो जीव जंतुओं के द्वारा त्यागा जाने वाला मलमूत्र है वो भी एक समय पर आकर किसमें मिल जाता है, मृदा के अंदर मिल जाता है। तो ये हो गए आपके कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का कलर कैसा होता है, काला भूरा गहरे रंग के ये पाए जाते हैं। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ क्या करता है, मृदा में पोषक तत्व प्रदान करता है। जितनी ज्यादा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी उतना ही मृदा के अंदर क्या आएंगे, पोषक तत्व आएंगे। जब भी आप देखते हो ना कि मिट्टी के अंदर हरी खाद डालते हैं, या जो मिट्टी के अंदर जो खेती में से जो कचरा निकलता है उसको हम क्या कर देते हैं, गड्ढे में दबा देते हैं। तो वो गड्ढे में दबाने के बाद उसमें थोड़ा बहुत क्या डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं। तो उसकी अच्छे से क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। फिर उसी खाद को हम किस में डाल देते हैं, खेतों में डाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो किसका काम करते हैं भाई, पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं। और उन पोषक तत्वों के माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी क्या करते हैं भाई, वृद्धि करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो कार्बनिक पदार्थों से क्या क्या हो सकता है, एक बार पैराग्राफ में आओ। कार्बनिक पदार्थों से क्या क्या हो सकता है कि जो मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है, मृदा वातन में बढ़ोतरी होगी, मृदा में जो जल धारण करने की क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और मृदा की संरचना में भी सुधार होगा। ठीक है, ये सारे काम कौन करेगा, आपका कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, आगे चलो। देखो प्राय आंशिक विच्छेदित रूप में सड़े गले पदार्थ ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जीव जंतु पेड़ पौधों के सड़े गले मृत अवशेष क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, जिनको हम आगे जाके ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, मृदा जल, मृदा जल का हिस्सा कितना है भाई बताओ, 25%। और मृदा वायु का भी कितना है, 25%। और अगर आपसे आयतन पूछे कि मृदा वायु मृदा जल का आयतन कितना है, तो 50-50 यानी 50% तो आपका मृदा जल और 50% आपका मृदा वायु। ठीक है, आगे चलते हैं। जल मृदा रंध्रावकाशों में परिवर्तनीय बलों के माध्यम से धारित होता है। आगे देखो, पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, जो पौधों में पोषण है वो किसके द्वारा हो सकता है, मृदा जल के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि पानी क्या करेगा भाई, पानी पोषक तत्वों को घोल लेगा और घोल कर उन्हें कहाँ पहुंचाएगा, जड़ों तक पहुंचाएगा, और वो जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व पौधे के अंदर प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखो, मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा, ये सभी घटक किस पर निर्भर करते हैं, मिट्टी के पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। आगे देखो अगला, मृदा वायु। ठीक है, मृदा वायु, जिसको हम किससे नाम से जान रहे थे, अभी हमने पढ़ा था रंध्रावकाश। रंध्रावकाश का मतलब रंध्र कितने हैं, और रंध्रों के अंदर कौन होगी, वायु। जब आप मिट्टी के डेले को उसमें डालते हो ग्लास में, तब उसमें से क्या निकलते हैं भाई, बुलबुले, यानी मृदा वायु निकलती है। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। देखो रंध्रावकाश में वायु का आयतन 25% होता है। तो 25% तो किसका हो गया, मृदा जल का, और बाकी का 25% किसका हो गया, मृदा वायु का। आगे देखो,
हाँ भाई, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, देखो जो लाइन बताई थी अब वो दोबारा आ गई आपको सीधे ऐसे टेस। अभी अभी आपको बताई थी मैंने कि मिट्टी के अंदर जो CO2 है, वो मिट्टी के अंदर CO2 कितनी है 0.3%, और जबकि वायुमंडल के अंदर CO2 कितनी है 0.03%। तो देखो क्वेश्चन बन गया यहाँ से आपके 1 नंबर के लिए कि मृदा के अंदर व वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा बताइए। तो आप बोलोगे कि जो मृदा के अंदर CO2 की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, कितनी होती है 0.3%, और जो मृदा वायु है जो वायुमंडल है उसके अंदर जो CO2 की मात्रा होती है वो कितनी होती है 0.03, और जो मिट्टी है मृदा है उसके अंदर कितनी मात्रा होती है 0.3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। ठीक है, तो जो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा है वो वायुमंडल के कंपैरिजन में कम होती है। CO2 की मात्रा वायुमंडल के कंपैरिजन में कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वाह भाई, क्या बढ़िया बात बोली है। ठीक है, देखो समझने वाली कितनी कॉन्सेप्चुअल बात बोली है, इसको आप समझ सकते हो। देखो कैसे भाई, ये रही आपकी मृदा की परत, ठीक है, ये रहा मिट्टी, और ये रहा ऊपर हमारा वायुमंडल। ठीक है, ऊपर क्या रहा हमारा वायुमंडल। तो क्या बोला है कि इसने कि जो वायु की मात्रा है वो गहराई के साथ साथ कैसी होती जाती है, घटती जाती है। अब वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऊपर ही तो आएगी भाई, तो ऊपरी मृदा में तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होगी भाई, ज्यादा होगी, क्योंकि जो वायुमंडल है उससे आदान प्रदान हो रहा होगा, मृदा का और वायुमंडल का कांटेक्ट हो रहा होगा। तो जैसे जैसे हम मिट्टी में गहराई में जाएंगे तो गहराई में तो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो जैसे जैसे मिट्टी के अंदर गहराई में जाओगे ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। ठीक है, और किसकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी, किसकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, तो आज हमने मोस्ट ऑफ दी किसके बारे में पढ़ा, आज हमने पहले पढ़ा कि जो मृदा है वो पोषक तत्व के लिए एक माध्यम किस तरीके से है। दूसरी बात हमने चर्चा करी थी कि जो मृदा के अवयव हैं वो कितने तरीके के हैं। तो मृदा अवयव में से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ठोस पदार्थ कितने भाग में पाया जाता है, रंध्रावकाश कितने भाग में होता है। तो आप बोलोगे ठोस पदार्थ भी 50% होता है, रंध्रावकाश भी 50% होते हैं। 50% में से जो 45% है वो खनिज पदार्थ है, जो 5% है वो कार्बनिक पदार्थ है, और जो 25% है वो क्या है, मृदा जल और मृदा वायु। और अगर ठोस भाग में आपको पूछे तो आपका 90% खनिज पदार्थ हो जाएगा और 10% आपका कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अगर अच्छा लगा तो सर को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बाकी भी आपके जो पढ़ने वाले हैं उनको बताइए कि क्लासेज आपकी चल रही हैं, रेगुलर रहें, क्लास में रेगुलर पढ़ें, एक एक चीज को क्लियर करते हैं, और साथ के साथ ही हम यहाँ पर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं कि 2018 में ये पूछा गया, 2019 में ये पूछा गया, तो अब 2000 आने वाले 2020 में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्लास को मिस मत करो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।